बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज हम लोग अपना क्लास 6 का रिव्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का, चैप्टर नंबर 3। इसमें बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स चैप्टर का नेम है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते किस तरह हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला आता है हमारे पास क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट नया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं नया डॉक्यूमेंट, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। जब आप रिव्यू लेक्चर सुनने लगें तब आपने अपनी बुक सामने रखनी है। मैं आपको इसमें से बताऊंगी कि हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी बातें जो पेपर में आ सकती हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स पेपर्स में आ सकते हैं। इसलिए आपने अच्छी तरीके से इसको सुनना है। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपने एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। अब जब आपने एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो उसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे आप ओपन करेंगे। सबसे पहले आप MS वर्ड में गए, MS वर्ड के बाद आपने फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू जो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने क्लिक करना है न्यू पे ऊपर। न्यू एक ऑप्शन आ रही होगी आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन न्यू की आती है। उस न्यू का आपने क्लिक किया तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। फिर आता है सेविंग अ डॉक्यूमेंट, कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख लिया उसको अब सेव कैसे करना है। जब आपने उसको अब सेव करना है, सेव करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, जब भी आपने सेम उसी तरह जाना है फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे जाएंगे, साथ ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने सबसे सेकंड या फोर्थ में आपके पास आ रहा होगा सेव या सेव एज, ये दो ऑप्शन आ रही होती हैं। आपने सेव एज पे क्लिक कर देना है तो आपके पास एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। उस स्क्रीन में आपने अपने फाइल का नाम देना है। फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने फाइल नेम का नाम लिखा। फाइल नेम के नाम लिखने के बाद आपने उसको सेव का बटन क्लिक कर दिया तो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर। फिर आता है आपके पास ओपनिंग डॉक्यूमेंट, के आप लोग अपना डॉक्यूमेंट कैसे ओपन कर सकते हैं जो हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ओपन करने का तरीका ये है कि आपको उसका नाम पता होना चाहिए कि हमने उस डॉक्यूमेंट को किस नेम से सेव किया था। जिस जगह हमने उस डॉक्यूमेंट के नेम से सेव किया होगा, हमने सबसे पहले सेम, वैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओपनिंग डॉक्यूमेंट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे फाइल मेन्यू के ऊपर। फाइल मेन्यू पर जाने के बाद आपके पास उसी डायलॉग बॉक्स में से हम पिछले 3 डायलॉग बॉक्स में देख रहे थे, उन्हीं डायलॉग बॉक्स में हमारे पास आएगा ऑप्शन ओपन का। ओपन जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अगेन जैसे हमने सेव के लिए क्लिक किया था तो एक स्क्रीन अपीयर होगी थी, इसी तरह ओपनिंग के लिए भी स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। उस स्क्रीन पे आपने देखना है कि आपका नाम किस फाइल किस नेम से सेव है। आपने वो सर्च करना है और ऊपर से ओपन का बटन दबा देना है तो आपके पास वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का तरीका, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी हैं। क्लोजिंग पॉइंट का मतलब आपको पता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए एक स्क्रीन पे बिल्कुल लास्ट के ऊपर राइट हैंड साइड पे क्रॉस का बटन आ रहा होता है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर क्रॉस का बटन नहीं आ रहा करना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों ने अगेन जो आइकन बना होता है MS वर्ड का, उस पर क्लिक करना है टाइटल बार के ऊपर। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो आपने उसमें से क्लोज का बटन क्लिक कर देना तो आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास देखिए ऑप्शन आता है अनडू एन एक्शन एंड रीडू एन एक्शन। अनडू का मतलब किसे कहते हैं, अनडू और रीडू समझने की बात है। ये पेपर में आपको डिफरेंस भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है। साथ ही जो मैंने आपको पिछले बताए हैं उन सब के आपने कीवर्ड्स भी याद करने हैं। कीबोर्ड के जो मैंने कीवर्ड्स आपको याद करवाए हुए हैं, शॉर्टकट कीज़, वो आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अनडू एन एक्शन। अनडू एन एक्शन का Ctrl+Z है कीबोर्ड शॉर्टकट। और इसमें हम लोगों ने क्या देखना होता है, अनडू का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है और वो डॉक्यूमेंट आपसे गलत लिखा गया, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उससे, आपने उसको चेंज करके एक नया रेज करके एक नया डॉक्यूमेंट लिख दिया, एक नई कोई टेक्स्ट लिख दिया आपने, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट करें, आपके पास एक नाम लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट की जगह आपने उस पर क्रिएट लिखना था, तो डॉक्यूमेंट को रेज करके आप क्रिएट लिख देते हैं। तो क्रिएट
जब आप देखते हैं लेकिन उस लाइन पे सूट नहीं कर रहा होता क्रिएट, तो आप चाहते हैं कि दोबारा से हम डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाइए, मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट लिख दूँ वहाँ पे, तो आप किसको ऑप्शन को दबाएंगे, अंडू की ऑप्शन को दबाएंगे। एक अंडू की ऑप्शन आती है स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर भी, जो शॉर्टकट कीज़ बनी होती हैं उधर भी अंडू की ऑप्शन आ रही होती है। सेकंड पे हमारे पास आ रही होती है एडिट मेन्यू में। जब आप फाइल मेन्यू लाइन में ही आगे एडिट मेन्यू आता है, एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अंडू की ऑप्शन आ जाएगी। सेम इसी तरह रीडू का क्या मतलब होता है, रीडू का अगेन यही पर्पज़ है। इसके बेसिकली 2 पर्पज़ होते हैं। एक पर्पज़ होता है कि आप रिपीट एन एक्शन कर सकते हो, कि मतलब कि जो आपने काम किया था उसको दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था उसको रेज करके आपने क्रिएट लिख दिया। क्रिएट लिखने के बाद आप चाहते हैं दोबारा से डॉक्यूमेंट लिख दें, जब आपने अगेन डॉक्यूमेंट लिखा तो आपको फिर से सूट नहीं किया लगा, तो अगर आपने अगेन से उसको लेके आना है वापस क्रिएट के ऊपर, तो आप रीडू का ऑप्शन दबाते हैं कि हमारे पास दोबारा से अंडू के बाद रीडू का ऑप्शन दबा देंगे, ताकि हमारे पास जो पहले वाला काम था वो दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, साथ ही इसका है सेकंड एक्शन जो इसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं वो ये है कि इसमें हम लोग इसके 2 स्टेप्स हैं। इसके भी सेम यही कि आप स्टैंडर्ड टूल बार से भी रीडू को क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन को उसमें छोटा सा बना होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार में, और उसके बाद साथ ही एडिट मेन्यू में, फाइल मेन्यू की लाइन में एडिट मेन्यू में अंडू के नीचे ही रीडू की ऑप्शन आ रही होती है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है प्रैक्टिस ऑफ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। किसी भी आपने एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिख लिया है, उस टेक्स्ट में आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे? बोल्ड का मतलब होता है कि किसी वर्ड को हाईलाइट कर देना। ठीक है, इटैलिक एक साइन है, मतलब कि एक किस्म का आपका जो फॉर्मेट होता है वो इटैलिक में चला जाता है, इटैलिक राइटिंग में चला जाता है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आपने कोई भी अगर लाइन अंडर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास के 6 को अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारे पास एक अंडरलाइन ऑप्शन होती है कि हमने किसी भी हेडिंग को या किसी भी लाइन को अंडरलाइन करना है तो हम लोग अंडरलाइन का बटन यूज़ करके अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारे टूल बार्स के ऊपर आपके बने होते हैं, टूल बार सारे फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर ये सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। बोल्ड बी के नाम से शो होता है, इटैलिक आई के नाम से शो हो रहा होता है, और अंडरलाइन यू के नाम से शो हो रहा होता है उस पर। ठीक है, ये तीनों की सेम यही तरीके हैं कि जब आपने किसी भी टेक्स्ट को देखना है, आपने इसको बोल्ड की तरफ लेके जाना है, इटैलिक या अंडरलाइन, तो आप लोग इन तीनों में से कोई सा बटन दबा के तो उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिस ऑफ फॉन्ट साइज एंड कलर। फॉन्ट साइज एंड कलर का मतलब होता है कि आपने अगेन कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट पे आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट का मतलब होता है राइटिंग का अंदाज, जैसे डिफरेंट किस्म की राइटिंग्स होती हैं, आप सेपरेट भी लिख सकते हो, आप हाइडिंग के तौर पर भी लिख सकते हो, आपके पास डिफरेंट राइटिंग होती हैं। कंप्यूटर पे जब आप लोग स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे होते हैं MS एक्सेल की, उसके ऊपर ऑप्शंस आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा, नॉर्मल, एरियल, ये सारी आपके पास फ़ॉन्ट्स कहलाती हैं, तो आप लोग उसको चेंज करके फ़ॉन्ट कैम्ब्रिज, ये सारी आप लोग फ़ॉन्ट के साथ चेंज करके लिख सकते हो। साइज़ की बात आती है तो साइज़ हम लोगों ने लेटर का, जो आपके पास लेटर है उसका साइज़ चेंज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, हाइडिंग का बड़ा करना है तो हम साइज़ चेंज कर देते हैं। नॉर्मल राइटिंग अगर हमने कम रखना है तो हम साइज़ उसका कम कर देते हैं। नॉर्मल साइज़ 11 होता है, अगर हमने उसको बढ़ाना होता है तो हम उसको 14 पे या हाइडिंग के लिए 24 तक लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हम लोग उसको साइज़ बड़ा कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास आता है नेक्स्ट कलर। कलर के ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है और आपके पास कलर अब आपने चेंज करना चाह रहे हैं उसका, तो आप कलर कैसे चेंज करेंगे कि आपके पास लास्ट पे बिल्कुल फॉर्मेटिंग टूल बार के बिल्कुल लास्ट पे एक ए बना होगा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आएगी, एक ही ऑप्शन के नीचे कलरफुल अंडरलाइन होगा, वो उसका मतलब होता है कि आपने उसका कलर चेंज, अगर आपका कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे ब्लैक है, इसको अगर हमने ब्लू की तरफ लेके जाना है, ग्रीन की तरफ लेके जाना है, तो हम लोग कलर को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि अलाइनमेंट इज द अटैचमेंट टू टेक्स्ट टू लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड सेंटर ऑफ पेज। टेक्स्ट अलाइनमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आपने कोई सा भी टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को हम ज़्यादातर जो है इसी तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, तो इस तरह ही लिखा जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने हाइडिंग दी हुई है सेंटर में,
ये सेंटर अलाइन कहलाती है। ठीक है, ये हमने जो लिखा हुआ है सारा मैंने डेटा जो आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लेफ्ट अलाइन कहलाएगी। अगर हम इसको उर्दू में लिखते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती, राइट अलाइन कहलाती। ठीक है, इस तरह 3 ऑप्शंस होते हैं ये, और जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि इधर से भी बराबर हो और इधर दोनों साइड से, इधर से भी बराबर हो और इस साइड से भी बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब यही है कि आप लोगों को चाहते हैं कि हमारा डेटा जो डॉक्यूमेंट जो भी हमने लिखा है वो एक शेप में आ जाए, तो हम लोग इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने हाइडिंग यूज़ करनी है, हाइडिंग लिखनी है, तो हम सेंटर अलाइन को यूज़ करेंगे। अगर हमने टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग उसको लेफ़्ट अलाइन के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर हम लोगों ने एक लेटर लिखना है, डॉक्यूमेंट लिखना है, तो उसके लिए हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं कि मतलब इधर से भी अब बराबर आपका लिखा आ रहा हो और इस साइड से भी, जैसे आगे यहाँ पे तो आगे पीछे है, यहाँ पे आगे पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर आ रहा हो, तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लेफ्ट अलाइन के ऊपर लिखा हुआ है और ज़्यादातर यूज़ ही लेफ्ट अलाइन किया जाता है। ठीक है, और उर्दू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट अलाइन। साथ ही इसके शॉर्टकट कीवर्ड्स भी हैं, वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। लेफ्ट के लिए होता है Ctrl+L, Ctrl+E होता है सेंट्रल लाइन के लिए, और Ctrl+R होता है राइट अलाइन के लिए, और Ctrl+J होता है जस्टिफायर टेक्स्ट के लिए। ज़्यादातर जो हम लोग वर्ड्स देखते हैं वो वर्ड्स सेम उनका फर्स्ट लेटर होता है, जो कंट्रोल के साथ प्रेस कर देंगे तो हमारे पास उसका शॉर्टकट की बन जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं होता शॉर्टकट कीज़ याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज़ याद करना। फिर देखिए इंडेंट्स आता है। इंडेंट्स किसे कहते हैं, इंडेंट्स कहते हैं ब्लैंक स्पेसेस। जैसे देखिए हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैंने एरो और लेटर के बीच में एक स्पेस छोड़ी हुई है। ठीक है, ये जो स्पेस छोड़ी हुई है ये हमारे पास इंडेंट कहलाता है, कि जो हमने स्पेस, जैसे क्लास लिखा हुआ है, क्लास के नीचे और प्रैक्टिस के नीचे फ़र्क है। क्लास थोड़ा हट के लिखा हुआ है और नीचे जो प्रैक्टिस वर्ड है वो थोड़ा पहले लिखा हुआ है, तो ये बीच में स्पेस आ रही है इस लाइन से बाद की, इस लाइन के बाद स्पेस है वो इंडेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। साथ ही हमारे पास आता है नीचे नेक्स्ट ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट पूरा लिख लिया, जैसे मैंने लिखा हुआ सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिख लिया आपने। अब आपने उसमें देखना है कि डाटा को फाइंड कैसे करना है और रिप्लेस कैसे करना है। तो मतलब कोई ऐसा वर्ड है जो आपने ढूंढना है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक आपके पास ऑप्शन होती है एडिट मेन्यू पे जाके फाइंड की, एडिट मेन्यू में जाते हैं, फाइंड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आपके पास एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, डायलॉग बॉक्स। उस डायलॉग बॉक्स में जाके आप लोग फाइंड के आगे जो सा भी वर्ड आपने फाइंड करना है, उसको चेंज करना है या रिप्लेस करना है, तो आप लोग वो वर्ड वहाँ पर लिखेंगे। वो वर्ड वहाँ पर लिखने के बाद आपने फाइंड कर देना नेक्स्ट, तो आपके पास वो वर्ड मिल जाएगी। जहाँ जहाँ पे वर्ड आ रहा होगा लिखा हुआ, वो आपको वहाँ पे शो होता रहेगा। और साथ में अगर आपने स्पेलिंग चेंज करनी किसी के, तो आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास देखिए उन्होंने मेथड बताया हुआ है कि इसका शॉर्टकट की जो है फाइंड एंड रिप्लेस की, हम लोग F5 भी दबा सकते हैं साथ ही कीबोर्ड के जरिए। फिर साथ ही हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है यूजिंग इमेजेस। यूजिंग इमेज का मतलब होता है कि आपने अपने टेक्स्ट में कोई सा भी अगर आपने इमेज ड्रॉ करनी है, जैसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने फर्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है MS वर्ड में, तो आप लोग क्या करते हो, इसको क्लिप आर्ट पर लेके जाने के लिए, इसको इसमें इमेज यूज़ करने के लिए आप लोग इंसर्ट मेन्यू में जाते हो। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप लोग क्लिक करते हो पिक्चर की ऑप्शन के ऊपर, और पिक्चर के ऑप्शन के बाद आप लोग क्लिक करते हो क्लिप आर्ट पे। तो क्लिप आर्ट के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उस बॉक्स में आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, जो भी आपको पिक्चर्स चाहिए किसी भी चीज़, जैसे आपको फर्ज करें एक कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, तो आप उस पर कंप्यूटर का टेक्स्ट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और साथ में यहाँ पे कंप्यूटर के पिक्चर लेके उसको ड्रैग करके अपने स्क्रीन के ऊपर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो आप लोग अपनी इमेज को। साथ ही सेम उन्होंने मेथड्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि आप लोगों ने मेथड्स कैसे यूज़ करने, किस तरह ओपन करनी है। फिर आता है हमारे पास पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार भी सेम यही चीज़ है कि आपने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो पिक्चर टूल बार के ज़रिए आप लोग पिक्चर को, अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट यूजिंग टेबल्स। अब हम टेबल्स किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी हमने टेक्स्ट लिखना है, अगर उसमें हमें टेबल चाहिए, टेबल बेसिकली कहते, जैसे आप लोग कि सब डिफ्रेंशिएट लिख रहे होते हैं किसी का, तो एक साइड पे लिख रहे होते हो और एक इस साइड पे लिख रहे होते हो। इस साइड पे जो लिख रहे होते हो, ये वाली जगह पे जो आप लिख रहे होते हो, वो भी टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
जो सारा जो टेबल आप बनाते हो वो हम लोग अगर हम टेक्स्ट पे लिखना हो तो हम टेबल की ऑप्शन यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ वगैरह हम लोग इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होने चाहिए। कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स क्या कहलाता है हमारे पास, टेबल। साथ ही हमारे पास आता है सेल। सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, जो मैं आपको बता रही हूँ सेल का टेबल की और रो की और कॉलम की डेफिनेशन, ये आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। फिर हमारे पास आती है ऑप्शन इंसर्टिंग टेबल कंपोनेंट्स, कि अगर आपने रोज़ को इंसर्ट करना है या फिर आपने टेबल को इंसर्ट करना है तो आप लोग किस तरह करते हो, कर्सर को दबाते हो सेल के ऊपर जो अभी सेल लिखा होता है, फिर उसमें से रोज़ को क्लिक करते हो, रोज़ के बिलो में जाके आप लोग उसमें से उसको इंसर्ट कर सकते हो टेबल के। अगर आपने बढ़ाना है टेबल, आपने छोटा आपको पड़ गया, कोई एक लाइन और चाहिए तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन आती है इसमें इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। सेम जैसे हमने क्लिप आर्ट का पढ़ा था इसी तरह हमारे पास वर्ड आर्ट की भी ऑप्शन मौजूद होती है। सेम हमने भी वर्ड आर्ट के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाना होता है। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आती है पिक्चर की। पिक्चर की जैसे हमने क्लिप आर्ट में पढ़ा था सेम वही स्टेप्स हैं। जब आप पिक्चर पर जाते हो तो उसमें डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, उसी में क्लिप आर्ट की भी ऑप्शन आती है, साथ ही उसमें क्लिप आर्ट के ऑप्शन के साथ साथ उसमें आती है वर्ड आर्ट की भी ऑप्शन। जब आप उसमें वर्ड आर्ट को क्लिक करते हो तो इसका मतलब है कि आपके डाटा जो है वो उसके साथ आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है और डिफरेंट स्टाइल्स लिखे आते हैं। उसमें से कोई सा भी आप स्टाइल उसमें सेलेक्ट करना चाहो तो आप लोग उसमें कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। वर्ड आर्ट इसलिए यूज़ होता है। हेडर एंड फुटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेडर एंड फुटर। हेडर कहते हैं जो टॉप एरिया होता है ना आपका, जैसे आपके पास जो क्लास के 6 और लेक्चर लिखा हुआ है, इस पूरे बोर्ड का टॉप एरिया आपके पास हेडर कहलाएगा और इसके बिल्कुल लास्ट एरिया जो होगा आपके पास फुटर कहलाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आपने अच्छी तरह याद करना है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेडर एंड फुटर, बहुत पेपर में बहुत दफ़ा आता है। हेडर कहते हैं टॉप ऑफ एरिया और फुटर कहते हैं बॉटम ऑफ द एरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जब यूज़ करते हैं तो इसको हम व्यू मेन्यू में जाते हैं। व्यू मेन्यू में जाने के बाद हम लोग क्लिक करते हैं हेडर एंड फुटर को। व्यू मेन्यू जब जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपने हेडर एंड फुटर को क्लिक करना है। हेडर एंड फुटर को क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास छोटा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उस पर आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट आपने लिखना है, कोई भी पेज आपने लिखना है, कौन सा आपको चाहिए तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है लास्ट आपके पास रह गया बट नॉट लीस्ट प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आती है। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के बाद उसको प्रिंट कैसे करते हैं, तो हम लोगों के पास स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर ही प्रिंटिंग की ऑप्शन मौजूद होती है, उससे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड हमारे पास फाइल मेन्यू पर जाके प्रिंट बॉक्स, जब फाइल मेन्यू पर जाते हैं, फाइल में जाने के बाद बिल्कुल लास्ट पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आपने प्रिंट वाली ऑप्शन को क्लिक करना होता है तो हमारे पास जो डाटा है वो आ जाता है। फिर हमारे पास आता है जो पेज ओपन हो जाता है, उस पेज पे आपने बताना होता है कि आपकी कितनी रोज़ कितने पेजेस हैं और जो सारा कुछ आपने उस पर इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट की। आपके पास डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट होके, इसके लिए प्रिंटर होना मस्ट होता है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए। तो अगर आपका प्रिंटर होगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट जो है कोई सा भी वो प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। इस चैप्टर में यही टॉपिक्स थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, उसका भी रिव्यू लेक्चर देख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 सेकंड रिव्यू लेक्चर। हमने सेकंड टर्म में 2 लेक्चर्स पढ़े थे 3 और 4, तो हमारा 4th लेक्चर है। 3rd लेक्चर का मैंने आपको रिव्यू लेक्चर दे दिया है। अब हमारे पास आता है एमएक्स एक्सेल चैप्टर का नेम। सबसे पहले हमें उसमें बताना है ओपनिंग एमएक्स एक्सेल कि हम लोग एमएक्स एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे हम लोग पहले हमने वर्ड में पढ़ा था कि जैसे हम लोग ओपन करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट के बाद हमने जाना है टास्क बार पे। टास्क बार आपके पास एक टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन का ऑप्शन होगा, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर की डेस्कटॉप है, नीचे बिल्कुल स्टार्ट बटन लिखा हुआ रहा होता है। उस पर क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, उसमें ऑल प्रोग्राम्स में गए। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद आपने क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद तो आपके पास जो ऑप्शन होगी वो आ जाएगी। साथ ही देखें हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। साथ ही हमारे पास एक
सेकंड ऑप्शन भी होती है ओपन करने की। वो कौन सी ऑप्शन होती है कि सबसे पहले हमें जाना होता है स्टार बटन के ऊपर। स्टार बटन पे गए तो हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है रन की। रन की जब ऑप्शन आएगी उसके ऊपर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओपन वाले ब्लैंक में आपने लिख देना है जो भी आपने ऐप खोल लिया। हमने एक्सेल खोलना है तो हमने एक्सेल लिख दिया और रन को क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो होगी MS एक्सेल वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास आता है इंटरफेस ऑफ MS एक्सेल। कि इंटरफेस का मतलब ये है कि आपने इसमें पढ़ना है पेज नंबर 43 के ऊपर। देखिए अगर आप बुक भी साथ अपनी ओपन कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सुनने में समझने में, कि जब हमारे पास एक स्क्रीन आती है MS एक्सेल की, उन्होंने सारा इसमें लेबलिंग दी हुई है। वो लेबलिंग आपने अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि वो पेपर में आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आ सके। उसमें उन्होंने बताया है टाइटल बार का, मेन्यू बार का, टूल बार, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम, रो, शीट टैब, स्टेटस बार, वो सारा कुछ इसमें इन्होंने इंटरफेस ऑफ MS एक्सेल में सारे बातों के बारे में बता दी है कि रोज़ किसे कहते हैं। रोज़ हमेशा जो होती हैं नंबरिंग के साथ शो होती हैं और कॉलम्स हमेशा अल्फ़ाबेटिक के साथ शो होते हैं। साथ ही देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ वर्कबुक। कि वर्कबुक के हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। वर्कबुक किसे कहते हैं? वर्कबुक का मतलब होता है एक ऐसी फाइल क्रिएट करना। MS एक्सेल में कोई भी हम फाइल क्रिएट करते हैं हमारा वर्कबुक कहलाती है। मगर 3-4 पेजेस की जो पूरी फाइल होगी उस पूरी फाइल को हम लोग क्या कहेंगे? वर्कबुक। वर्कबुक सर इसके सारे ये ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? वर्कबुक, वर्कशीट, कॉलम, रेंज और एक्टिव सेल। वर्कबुक कहते हैं हमारे पास आता है, वर्कबुक का मैंने आपको बता दिया, फाइल क्रिएटर कहते हैं। वर्कशीट कहते हैं कि कम से कम हमारे पास वर्कबुक में एटलीस्ट 1 शीट जो होती है वो आपके पास वर्कशीट कहलाती है। ठीक है, सिंपल एक शीट जो होगी आपके पास वर्कशीट कहलाएगी। कॉलम कहते हैं हमारे पास वर्टिकल में जो हमारे पास लिखे होते हैं उसको कॉलम। जैसे हमने ये जो आपके पास है ये 2 कॉलम्स बने हुए हैं और जिस तरह मैंने लिखा हुआ है आपके पास रोज कहलाती हैं। ठीक है, कॉलम एंड रोज ये हैं। साथ ही हमारे पास आता है रेंज। रेंज कहते हैं हमारे पास मोर देन 1 सेल्स को अगर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास रेंज ऑफ सेल्स बन जाता है। एक्टिव सेल का मतलब होता है कि हमने किसी पे फोकस किया हुआ किस सेल के ऊपर जो उसको ग्रिप की हुई है, या कोई ऐसा सेल जिसके वो डार्क ब्लैक कलर का बॉक्स शो हो रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक्टिव सेल कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है साथ इस बुक की, वर्कबुक, वर्कशीट, कॉलम, रेंज एंड एक्टिव सेल। आगे देखिए हमारे पास आ रही है अब वर्किंग विद वर्कशीट्स कि हम लोग वर्कशीट्स पे कैसे काम कर सकते हैं, उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सारा बातें हम इसमें पढ़ने लगी हैं। वो देखिए, To work on a worksheet, it should be on top of all. To bring a worksheet on top, click tab bits of name। कि फ़र्ज़ करें आपके पास 3 शीट्स हैं। अगर आप उसमें से कोई भी शीट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 में से किसी भी ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं जो नीचे बॉटम पे आ रही होंगी ऑप्शन। ठीक है, तो जो से आपने ओपन करनी है उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। एक्टिव सेल का मैंने आपको बता दिया था। सेम उन्होंने इस वाले में बात किया कि एक्टिव सेल कहते हैं जो आप ब्लैक बॉर्डर के साथ शो हो रहा होता है आपका कोई सा भी सेल, वो आपके पास एक्टिव सेल होता है। उसी पे आप काम कर सकते हो और किसी सेल के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। कोई एक्टिव सेल होगा तो उस पर काम होगा, अदरवाइज आप किसी सेल के ऊपर भी वर्क नहीं कर सकते। देन आपके पास आता है अगर आपने कोई सेल को सिलेक्ट करना है, कोई 3-5 ऐसे आपके पास ये टैब से लेके कंट्रोल प्लस एरो तक ये सारे आपके पास आ रहे हैं ऑप्शंस। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे, माउस को वहाँ रखोगे टैब के ऊपर, टैब के ऊपर माउस आएगा, उसको सिलेक्ट करते करते आप कंट्रोल प्लस एरो पे आओगे। ठीक है, तो सारे आपके पास डार्क ब्लू कलर के शो हो जाएंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा डार्क ब्लू में, उसकी हाईलाइट्स हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा ये सारी आपके पास सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मूविंग फोकस। मूविंग फोकस का मतलब होता है कि आपके पास जो भी कम डाटा आप लिख रहे हो, कोई भी सिलेक्ट आप लोग सेल कर रहे हो, उसमें आप लोग अपना चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर साइट। मतलब कि आपको कुछ भी चाहिए कि आपने कोई भी ऐसा मोड लेना है या आपने कोई सी ऐसी टेक्स्ट चेंज करना है या एडिट करना है तो आप लोग मूविंग फोकस वाली ऑप्शन पे जाके इन सारी टैब्स को कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे इसमें, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वाले में 2 मोड्स ऑफ एक्टिव सेल्स होते हैं। एक्टिव सेल हमने पिछले पढ़ा था। एक्टिव सेल के 2 मोड्स हैं, कौन कौन से हैं? एक होता है नॉर्मल मोड जो आपको मैंने बताया डार्क ब्लैक कलर का बॉर्डर शो हो रहा है उसका। सेकंड मोड जो होता है हमारे पास होता है एडिट मोड कि अगर हमने उसको एडिट करना है तो हमारे पास लाइट थिन कलर की उसकी बॉर्डरिंग जो बॉर्डर होती है वो ब्लैक थिन कलर की शो हो रही होती है, उसको कहते हैं एडिट मोड। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था
कि टू फोकस हमारे पास होते हैं। शिफ्ट के साथ भी फोकस यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हम तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ भी सिलेक्ट कर सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास आती है टैब की, शिफ्ट प्लस टैब, एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। अब हम लोग टैब क्यों यूज़ करते हैं? टैब करते हैं टू नेक्स्ट सेल ऑन द राइट साइड। राइट साइड अगर हमने हमारे पास माउस नहीं है तो हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये सारी ऑप्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टैब यूज़ करते हैं नेक्स्ट सेल पे, राइट साइड से नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं राइट साइड से प्रीवियस सेल की तरफ जाने के लिए। एंटर यूज़ करते हैं सेल के नीचे जाने के लिए। शिफ्ट प्लस एंटर यूज़ करते हैं सेल के ऊपर जाने के लिए। ठीक हो गया। फिर आता है कंट्रोल प्लस एरो। इस वाले एरो को हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट सेल ऑफ करंट एरो के लिए। साथ ही हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस बैकवर्ड एरो, द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो। आपके पास जो भी रो चल रही है उसके लास्ट वाले सेल की तरफ जाने के लिए हम लोग ये वाला जो है यूज़ करते हैं। फिर नीचे देखिए हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस नीचे वाला एरो बना हुआ है। इस एरो को हम लोग यूज़ करते हैं कॉलम के सबसे फर्स्ट पे जाने के लिए। ठीक है। और जब हम लोग ऊपर वाला एरो यूज़ कर सकते हैं, ये ऑपोजिट है, ऊपर वाला एरो यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब होता है सबसे हमने लास्ट पे जाना है। ठीक है। ये चैप्टर बहुत ईजी है। 3 चैप्टर एंड 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड टर्म में आगे सिर्फ ये 2 चैप्टर्स ही थे, 3 एंड 4 जो हमने कंप्लीट कर रही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा, घर में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया होगा अपना, अच्छे तरीके से आप लोग अपनी एजुकेशन को जारी रखें। उम्मीद है कि अब हम लोग अपनी क्लास में ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने क्या करके आना है, आप लोगों ने इन सब चीज़ों जो मैंने आपको रिव्यू दिया है इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बुक ओपन करनी है, साथ साथ मेरा लेक्चर सुनना है तो आपको सुनने में ज़्यादा आसानी हो, समझने में ज़्यादा आसानी हो। जो आपकी पिछले लेक्चर्स में कोई ऐसी बातें थी जो समझ नहीं आई, इसमें आपकी क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। और कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही, आपको मुश्किल पॉइंट लग रहा है या बुक वर्क का या कुछ भी ऐसा है तो वो आपने अंडरलाइन कर लेना है। जब इंशाअल्लाह अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम उसमें डिस्कस करेंगे उसको डिटेल के साथ। आप लोगों का मैंने वर्कबुक और क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा कुछ करवा दिए हुए पीछे लेक्चर्स में, वो आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं, अपनी कॉपीज़ पे उतारने हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।